नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई मैथ में। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद उन्हें कहते हैं जिनमें चर तथा अचर दोनों पद सम्मिलित होते हैं, और जो चर होंगे, जो चर की जो घातें होंगी, ये वाली जो घात हैं, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं घात। जो घात होगी वो आपकी धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुपद का मानक रूप है पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस a3 एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 an एक्स की पावर n। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें जो पदों की संख्या है वो आपकी n है। आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे तो x है नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से एक x मान सकते हो, x की पावर 0। जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। चाहे 2 है, 2 की पावर 0 तो भी उसका मान 1 होगा। अगर x की पावर 0 तो भी उसका मान 1 होगा। कुछ भी हो, अगर जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से यहाँ पे x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 1 को आप लिखो या मत लिखो, लेकिन मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे चर है। ठीक है, इसमें कोई पद ऐसा नहीं है जहाँ पे चर नहीं है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, चर व अचर दोनों मिलेंगे आपको। तो ये बहुपद का मानक रूप है। अब पहले हम जान लेते हैं मानक रूप कहते किसे हैं। मानक रूप हम उसे कहते हैं जिसके आधार पर आपके सवाल बनाए जाएंगे। ठीक है, जिसके आधार पर आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इसी के आधार पर बनाए जाएंगे, इसलिए उनके लिए ये आपका मानक रूप होगा। ठीक है, तो इसमें जो कितने टाइप होते हैं उन टाइपों को हम देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एक पदी बहुपद के बारे में। एक पदी क्या होता है? एक पदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे बोलेंगे एक पदी बहुपद। जैसे आपका हो गया 3 आपका एक पदी बहुपद है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसमें चर नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे, या 3 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्स की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 गुणा 3 से करेंगे 3, इसलिए आप 3 के स्थान पे आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो, या 3 लिख दो या ऐसे लिख दो। तो आपका ये जो बहुपद है वो आपका एक पदी बहुपद है। और एक एग्जांपल और हो सकता है इसका, जैसे कि हो गया 3x 5x, ये आपके एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद से मतलब हो गया जिसमें पद 2 होंगे। 2 पद जैसे हो गया आपका 2x प्लस के 4, 6x प्लस के 8 यानी कि 6x प्लस के 8, या कुछ और भी 7x प्लस के 9, या फिर 8x स्क्वायर प्लस के 7। इसमें आपके 2 पद हैं सभी में, 1 2 ये आपका पद होगा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, 1 2 ऐसे ही सभी में 2 पद हैं, तो इसलिए इनको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद जिनमें 3 पद होंगे, 4x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 8, 4x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 8, 6x प्लस 7x स्क्वायर प्लस के 8। इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे करने से कोई मतलब नहीं है कि आपने, जरूरी नहीं है कि आपने पहले x की यहाँ जो 2 है वो आपको लिखनी है। ठीक है, आप उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। आपको पद गिनने हैं बस, 1 2 3 पद हो गए, तो आपके त्रिपदीय बहुपद है। ये हो गया बहुपदीय बहुपद। बहुपदीय बहुपद से मतलब हो गया जिसमें बहुत सारे पद होंगे, उसे बोलेंगे बहुपदीय बहुपद। तो आपने इनको जान लिया कि ये कितने कितने पद तक के हो सकते हैं, और किसको हम क्या बोलेंगे। जिसमें एक पद होगा उसे एक पदीय, जिसमें 2 पद होंगे उसे द्विपदीय, जिसमें 3 पद होंगे उसे 3 पदीय, और जिसमें 3 से ऊपर होंगे उसे बोलेंगे बहुपदीय बहुपद। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पर जो x की पावर होगी वो आपकी प्लस की होगी, ठीक है, माइनस की नहीं होगी। और जो पावर होगी वो आपकी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो पूर्णांक से मतलब हो गया कि जो पावर होगी आपकी सीधी होगी पावर। ठीक है, जैसे कि 0 1 2 3 इस प्रकार से, 2/3 5/3 या 1/2 इस प्रकार से पावर नहीं होगी। अगर ऐसा है तो वो आपको बहुपद नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे हम जान लेते हैं, जो a है, a0 a1 a2 a3, ये आपके जहाँ a1 a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, इसमें n पद हैं टोटल n, ये आपके अचर पद हैं, अचर पद। और जो x है, x0 x की पावर 1 x स्क्वायर x की पावर 3 यानी x क्यूब बोल सकते हैं इसे, डॉट 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 x की पावर n, ये आपके चर हैं। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, VARIABLE, ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया T8। तो अचर पद को अंग्रेजी में बोलेंगे कांस्टेंट,
और चर पद को अंग्रेजी में बोलेंगे वेरिएबल। तो आपके यहाँ पे x जो होगा वो उसे बोलेंगे हम चर, और जो a0, a1, a2, a3 इनको बोलेंगे हम अचर पद। तो आपके जो अचर पद होंगे वो आपके परमेय के रूप में हो सकते हैं, परमेय संख्या के रूप में हो सकते हैं, लेकिन जो x की पावर होगी वो आपकी सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होगी। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ उदाहरण के तौर पे। जैसे हो गया आपका 2/3 x² प्लस के 6x। तो ये जो आपका बहुपद है वो आपका परमेय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जो अचर पद है, वो आपका एक परमेय संख्या है, इसलिए इसे बोलेंगे परमेय बहुपद। अगर ऐसा नहीं ऐसे होता है 2x² प्लस के 6, यानी कि ये परमेय संख्या नहीं होती है, पूर्णांक होता है, तब इसे बोलेंगे हम सिर्फ बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अब हम जान लेते हैं घातों वाले बहुपदों को किस प्रकार समझेंगे। जैसे कि होता है जिस पर किसी पे एक घात है उसे बोलेंगे हम एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद, और जिस पे दो घात है उसे बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, और जिस पे 3 घात है उसे बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो आपके 3 घात तक के ही हैं यहाँ पे कोर्स में, आगे के घात के नहीं है, तो हम 3 तक समझ लेते हैं और उनसे जुड़े हुए जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद को। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें x की पावर अधिकतम पावर, जिसमें x की अधिकतम पावर 1 है, उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। उसका मानक रूप होगा आपका ax प्लस के b। यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो इस रूप के बनाए जाएंगे। वहाँ पे a और b आपका चेंज हो जाएगा, x भी चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो x है। कहीं आप चर लिख सकते हैं y के रूप में ay प्लस के b, ठीक है, u के रूप में, s के रूप में, t के रूप में। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो गया, आप लिख सकते हैं 2x प्लस के 3, ये आपका रैखिक बहुपद है। इसमें x की जो अधिकतम घात है वो 1 है, इसलिए इसे बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। जैसे दूसरा 5x प्लस के 7, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, x के पद में है ये। और एक लिखते हैं आपका y के रूप में लिख देता हूँ, ये हो गया जैसे कि 7y प्लस के 8, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, लेकिन ये y के रूप में। तो ये x के रूप में हो गए और ये y के रूप में। आपको सिर्फ पावर देखनी है, पावर अगर अधिकतम 1 है तो वो रैखिक होगा, और 1 नहीं है तो जैसे 2 है तो वो आपका द्विघाती होगा। द्विघात के लिए जो मानक रूप होगा वो होगा आपका x² प्लस के bx प्लस के c। ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप है। इसे मैं लिखूंगा px बराबर, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जो द्विघाती बहुपद है उसमें जो अधिकतम घात होगी वो आपकी 2 होगी, उसे बोलेंगे हम द्विघाती बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे x² प्लस के 5x प्लस के 6, ये आपका द्विघाती बहुपद है जिसमें अधिकतम घात 2 है, और ये x के रूप में। x इसमें चर है, 2, 5, 6 यहाँ पे अचर हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x प्लस के 8x² माइनस के 9, ये भी आपका द्विघाती बहुपद है। ये आपका बीच में लिखा हुआ है, ऐसे कोई मतलब नहीं, मुझे सब में पूरे में देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है। सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। मुझे इससे मतलब नहीं कि पहले नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, ये चाहे लास्ट में नंबर पे हो या कहीं भी हो, मुझे सिर्फ सबसे बड़ी घात देखनी है। पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है वो आपकी 2 है, इसलिए इसे हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। x के रूप में, आप y के रूप में, u के रूप में लिख सकते हैं 9u² प्लस के 8u माइनस के 9, ये आपका u के रूप में। इसमें u जो है वो आपका चर है, और 9, 8 और 9 माइनस के 9 ये आपके अचर हैं। तो जितने भी सवाल होंगे वो आपके इसके आधार पर बनाए जाएंगे, इसको आधार मानते हुए। इसलिए ये जो आपका बहुपद होगा वो आपका मानक बहुपद होगा, यानी कि इसके आधार पर सारे सवाल बने जा रहे हैं, इसलिए उनके लिए मानक हो गया। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद में आपकी जो अधिकतम घात होगी वो 3 होगी, उसके लिए मानक रूप होगा ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस d। त्रिघाती बहुपद का ये मानक रूप है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7x³ प्लस के 5x² माइनस के 9x प्लस के 6, ये आपका त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप है। क्योंकि इसमें अधिकतम घात आप देख सकते हैं 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं 8x² प्लस के 7x माइनस के 9x³ माइनस के 8। तो इस वाले बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 3 है, अधिकतम, यानी कि जो बड़ी से बड़ी जो घात होगी वो हमें चेक करनी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 से बड़ी घात इस पूरे में नहीं है, इसलिए इस बहुपद का जो नाम होगा वो होगा त्रिघातीय बहुपद। हाँ, इनके अलावा आपको एक बात और जान लेना जरूरी है, जिसकी घात जितनी होगी, यानी कि जिस बहुपद की घात जितनी है उसके मान भी उतने ही आएंगे। जैसे कि यहाँ पे जो x की जो घात है वो 1 है,
तो यहाँ से आपको x का सिर्फ एक मान मिलेगा। यहाँ पे x की घात 2 है, इसका मतलब x के आपको 2 मान मिलेंगे, और यहाँ पर x की घात 3 है त्रिघात में, तो आपको x के 3 मान मिलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इनको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे इनको ऐसे px बराबर, पहले को लिख रहा हूँ मैं रैखिक को, px बराबर ax प्लस के b। px इसलिए लिखा है, p का मतलब हो गया पोलिनोमियल, x का मतलब हो गया x के पदों में, ठीक है। तो px का मतलब हो गया कोई बहुपद है जो कि x के पदों में, तो बहुपद मैंने यहाँ पे लिख दिया है ax प्लस के b, उसका मानक रूप ही लिख दिया है मैंने। दो घात के लिए भी ऐसे लिखोगे, px बराबर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। ये दो घात को आपको ऐसे लिखोगे, p का मतलब पोलिनोमियल, x का मतलब x के पदों में, यानी कोई बहुपद है जो कि आपका x के पदों में, उसे हम लिखेंगे px बराबर, त्रिघात को भी ऐसे लिख देंगे ax क्यूब प्लस के bx प्लस के c। ये त्रिघात का मानक रूप हो गया। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, आपको यहाँ पे जीरो बराबर में नहीं रखना है। जैसे कि आप रख दें कहीं ऐसे ax प्लस के b बराबर 0, अगर आपने जीरो बराबर में रख दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये समीकरण हो गया। जीरो बराबर रखने पे ये समीकरण बन जाएगा, रैखिक समीकरण हो गया ये, bx प्लस के c बराबर 0, ये दो घातीय समीकरण हो गया, ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d बराबर 0 हो गया त्रिघातीय समीकरण। आप अगर जीरो यहाँ से हटा दोगे तो ये रहेगा बहुपद, समीकरण नहीं है। अगर आपने बराबर में जीरो लगा दिया है तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। तो ये बात आपको याद रखनी है, बेसिक बात है। अगर बराबर में जीरो है तो समीकरण बोलेंगे, अगर बराबर में जीरो नहीं है तो उसे बोलेंगे हम बहुपद। 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, ये आपका है द्विघातीय समीकरण। अगर मैं ये जीरो हटा देता हूँ तो इसे मैं बोलूँगा द्विघातीय बहुपद। यही अंतर होता है द्विघातीय बहुपद और समीकरण में। फॉर्मूला लगभग दोनों के सेम रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके सब समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये जैसे x के रूप में तो आपने px लिखा है, अगर मान लो ये y के रूप का कोई बहुपद है, जैसे कि 7y स्क्वायर प्लस के 8y प्लस के 9, ये कोई बहुपद है, तो आप इसे लिखेंगे py बराबर, p का मतलब पोलिनोमियल, y मतलब y के पदों में, ठीक है। y के पदों में तो py लिखेंगे, अगर u के पदों में होगा तो लिखेंगे pu 8u स्क्वायर माइनस के 9u प्लस के 8। अगर s के रूप में तो आप लिखेंगे ps बराबर 3s स्क्वायर माइनस के 8s प्लस के 7। तो ये जो आपका बहुपद है वो s के रूप में, ये जो बहुपद है u के रूप में, ये जो बहुपद है y के रूप में। तो आपने यहाँ पे लिखा है py, u के रूप में तो आपने लिखा है pu, अगर s के रूप में तो ps, और t के रूप में होता तो pt लिखते। ये द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं जो शून्यकों का योगफल है, गुणनफल है, ठीक है, उनको समझ लेते हैं। तो इसके जो शून्यक आएंगे वो आएंगे इसके दो। शून्यक से यहाँ पे मतलब ये है कि जब आप उसको यहाँ पर रख दोगे तो इस ये पूरा का पूरा जो बहुपद है वो शून्य हो जाएगा, यानी वो आपकी आएगी x की वैल्यू। जैसे मान लो x की वैल्यू 2 है, तो 2 को आप जब इसमें रखोगे तो 2 इसको पूरे को 0 बना देगा, इसलिए जो x का जो मान हो गया 2, ये इसका शून्यक कहलाएगा इस वाले के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि x की पावर 2 है तो यहाँ पे x के 2 मान निकलेंगे। जो मान होते हैं उन्हीं को हम शून्यक कहते हैं, उन्हीं को बोलेंगे हम शून्यक, उन्हीं को बोलेंगे मूल, ठीक है। मूल कह लो या आप शून्यक बोल लो या मान बोल लो या हल बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। हल भी कहते हैं बहुत लोग कि इसका हल बताइए या सॉल्यूशन बताइए, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे जो x के जो मान आएंगे वो आपके 2 आएंगे, शून्यक 2 आएंगे और मूल आपके 2 आएंगे, जो हल आएंगे वो भी आपके 2 ही आएंगे। तो मतलब एक ही है, आपके यहाँ पे सिर्फ नाम अलग अलग है। तो जो शून्यक का जो योगफल होगा उसका फॉर्मूला होगा एल्फा प्लस बीटा। एल्फा आपका पहला शून्यक हो गया, बीटा आपका दूसरा शून्यक हो गया। तो दोनों शून्यकों, पहले शून्य को एल्फा से दर्शाएंगे, दूसरे शून्य को दर्शाएंगे बीटा से। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है। दूसरा है एल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, इंटू हो रहा है मतलब गुणनफल कर रहे हैं, और प्लस के बीच में मतलब योगफल कर रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होगा सी अपॉन ए। आप इसको चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे शून्यकों का योगफल, और ऐसे लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। अगर ऐसी त्रिघात हो, त्रिघात के लिए ax क्यूब प्लस के bx प्लस के c, ये आपका
bx² प्लस के cx प्लस d, ये आपका त्रिघात हो गया, त्रिघातीय बहुपद। इसके लिए शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर 3 शून्यक होंगे इसके, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 3 है। तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। तो पहले शून्य को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को मान लेंगे बीटा और तीसरे शून्य को मान लेंगे गामा। जैसे यहाँ पर 2 शून्यक थे तो हमने पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा मान लिया। वैसे ही यहाँ पर 3 शून्यक होंगे तो पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मान लेंगे। तो इनका योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। योगफल मतलब तीनों को जोड़ना है। तो योगफल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा -b/a। यहाँ पे एक फॉर्मूला थोड़ा हटके होता है, 2 शून्यक एक साथ लेकर योगफल। यहाँ पे एक शून्यक एक साथ है, हम कहें 2 शून्यक एक साथ लेके योगफल, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो तीनों आ गए आपके। यहाँ पे 2 साथ लिए हमने, तो इसे बोलेंगे 2 मूल या 2 शून्यक एक साथ लेकर योगफल। तो 2 शून्यक एक साथ लेकर योगफल होगा c/a, ये इसका फॉर्मूला होगा। c आपका पता ही है, यहाँ पे a ये रहा, ठीक है, जो x³ का गुणनफल है या इसे बोलेंगे गुणांक, वो a है, और c जो है वो आपका x का गुणांक है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो अभी ये सभी फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, जो आपके प्रश्नावली 2A में काम में आएंगे, वहाँ पे आपसे इनसे क्वेश्चंस करवाएगा वो। प्रश्नावली 2A, जहाँ पे हमें दिया हुआ है y बराबर fx, y बराबर fx मतलब ये हो गया कोई फलन है जो आपको x के पदों में दिया हुआ है, यानी कि जब वो x के पदों में है तो वहाँ पे हमें x के मान चाहिए, ठीक है। y बराबर है और ये x के पदों में, f का मतलब हो गया फलन, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शन, जो कि x के पदों में है। जब वो x के पदों में तो हमें x का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे वो x के मान देखेंगे, यानी कि x के मान निकालेंगे, यहाँ पे y के नहीं निकालेंगे। तो ये जो है इसे बोलेंगे हम चतुर्थांश, ये चतुर्थांश हो गया। ये यहाँ पे मूल बिंदु होता है O, ये पूरी x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो जो x अक्ष होगी पूरी, इधर से इधर तो जो x होगी वो आपकी प्लस की होगी, इधर से इधर की तरफ वाली जो x होगी वो माइनस की होगी। ऐसे ये पूरी ये y अक्ष होगी, इस पर y के मान मिलेंगे। यहाँ से ऊपर की जो y होगी वो प्लस की होगी, यानी धनात्मक होगी, और यहाँ से नीचे वाली y ऋणात्मक होगी। ये बात आपको याद रखनी है। इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु O। ये पूरी x है तो यहाँ पे x का ही मान मिलेगा, कोई और मान नहीं मिलेगा। ये पूरी y है तो यहाँ पे सिर्फ y का मान मिलेगा, x का मान नहीं मिलेगा। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y का मान प्लस, मूल बिंदु से y नीचे की तरफ y का मान माइनस। ऐसे यहाँ पे मूल बिंदु से दाईं तरफ x का मान प्लस और इधर बाईं तरफ x का मान माइनस। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो ये रेखा है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये कोई रेखा हो गई, ये रेखा इस ग्राफ को, ठीक है, काट रही है x अक्ष पे, x अक्ष पे काट रही है इस स्थान पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो x की होगी, और x की एक वैल्यू होगी, एक जगह काट रही है। तो एक से ज़्यादा जगह काटेगी तो ज़्यादा वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे एक जगह काट रही है तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। वही आपको बताना है कि वैल्यू कितनी होंगी। आपसे पूछा गया है कि x की कितनी वैल्यू होंगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है वो x को एक स्थान पे काट रहा है, इसलिए x की भी वैल्यू 1 होगी। वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है ये काट रहा है आपको, ये काट रहा है y को, ये x को नहीं काट रहा है, ये y को काट रहा है। अतः x का यहाँ पे कोई भी मान नहीं होगा, जो मान होगा वो y का होगा, क्योंकि y को काट रहा है इधर। तो हमें मान चाहिए x का, इसलिए यहाँ पे x का कोई मान नहीं होगा। ये तीसरा क्वेश्चन, जिसमें ये जो ग्राफ है वो x को काट रहा है एक स्थान पर, यहाँ पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पे x का मान 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ग्राफ x को दो स्थान पे काट रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे x के 2 मान होंगे। उसी प्रकार से इस वाले ग्राफ में 1 2 3, ये जो ग्राफ है x को 3 बार काट रहा है, अतः यहाँ पे जो x के मान होंगे वो 3 होंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे जो ग्राफ हो गया ये x को काट रहा है इधर और इधर, यानी कि 2 स्थान पे काट रहा है, अतः यहाँ पे जो x के मान होंगे 2 होंगे। उसी प्रकार से 1 2 3 4 ये वाला ग्राफ x को 4 स्थान पे काट रहा है, अतः x के 4 मान होंगे। यहाँ पर 2 स्थान पे काट रहा है, एक यहाँ पर, इसलिए x के 2 मान होंगे। और यहाँ पे काट रहा है 4 स्थान पे, 1 2 3 4, अतः यहाँ पे x के 4 मान होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।